हम हैं असली भारत, हम भी भारत। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले कुछ दिनों में हमारे लोकतंत्र की सेहत को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो अपना काम उस तरह से कर रही हैं जैसे उन्हें करना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से विपक्ष की आवाज़ संसद के बाहर, संसद के अंदर दबाने की कोशिश हो रही है, जो एंटी-सीएए प्रोटेस्टर्स थे उनका जेल में जाना और उनको दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस के जरिए फंसाया जाना, क्या जो हमारा डिसेंट जिसे असहमति का अधिकार हम हिंदी में कहते हैं उसको दबाए जाने के मद्देनज़र क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है और किस तरह का राजनीतिक भविष्य भारत का लोकतंत्र देख रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान आज मौजूद हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी, जो कि देश के उपराष्ट्रपति रहे 10 साल 2007 से लेकर 2017 तक और करीब करीब 4 दशक जो हैं ब्यूरोक्रेट रहे इंडियन फॉरेन सर्विसेज में। मैं उनसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि जो भारत के लोकतंत्र का जो भविष्य है उसे वो किस तरह से देखते हैं और ख़ासकर जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उसके मद्देनज़र। हामिद अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि अभी अभी संसद का सत्र ख़त्म हुआ है, 8 सांसदों को राज्यसभा के उन्हें निलंबित कर दिया गया। आप चेयरमैन रहे राज्यसभा के। विपक्ष ये कह रहा है कि ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये उनके ज़रिए अभद्र व्यवहार था जो ऑपोजिशन के सांसद थे। आप इसे किस नज़र से देखेंगे? देखिए, 2 चीज़ें हैं। राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज, उन सब कुछ के चलाने के नियम बने हुए हैं और आम तौर पे हाउस उसी अंदाज से चलता है। हंगामा होता है, हंगामा पहले भी हुए हैं, अब भी हुआ है, मगर जो चेयर की जिम्मेदारी होती है, देखिए पहली चीज़ तो यह है कि चेयर जो है वो खिलाड़ी नहीं है। ये बहुत ज़रूरी बात है। चेयर जो है वो रेफरी है, चाहे हॉकी का मैच में रेफरी हो या क्रिकेट के मैच में एम्पायर हो। खेल देखता है, बहुत करीब से देखता है, मगर खिलाड़ी नहीं है। तो अगर चेयर को ये अंदाज़ होता है कि कहीं नियम के बाहर जा रही है बात, तो उसको ठंडा करने के बहुत से तरीके हैं जो हर चेयर जानता है। समझे साहब? लोगों को बुला के बात कर लीजिए खामोशी से कि भाई क्या है, आप क्या चाहते क्या है, तलाश कीजिए कि भाई रास्ता क्या हो सकता है, इस तरीके से उस तरीके से उस तरीके से। आम तौर पे ये हो जाता है, कभी कभार हुआ है बलवा, समझे, मगर बलवे को ख़त्म करने का तरीका होता है। कभी कभार लोग निकाले भी गए हैं, मगर उसका भी एक तरीका होता है। मैं यही आपसे पूछ रही थी क्योंकि हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कि हामिद अंसारी साहब उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहने की वजह से वो चेयरमैन भी रहे राज्यसभा के, जो जाहिर है एक तकनीकी रूप से जो उपराष्ट्रपति होता है वो चेयरमैन होता है। हामिद अंसारी साहब, कई लोग ये कह रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको जो है ये कहा जाए कि ये अभूतपूर्व है, इससे पहले नहीं हुआ। जैसे आपने कहा कि इससे पहले भी लोग निकाले गए हैं, लेकिन जिस तरह से पूरी वोटिंग की जो प्रक्रिया हुई और उसमें सिर्फ जो वॉइस वोट था उसके ज़रिए, ध्वनि मत था उसके ज़रिए। देखिए, वोटिंग का तो एक उसूल बड़ा साफ है, सब जानते हैं, अखबारों में लिखा गया है, टीवी पे कहा गया है। कई तरीक़े हैं। एक तरीक़ा यह है कि कोई प्रस्ताव हो, सब सहमत हो, तो उसमें वोटिंग की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीक़ा यह है कि कोई प्रस्ताव हो जिस पे कि ज़्यादातर सदस्य उसको सपोर्ट करते हों, चेयर को अंदाज़ा हो जाता है, तो वो पूछता है, वह आवाज़ से हो जाता है। तीसरा ये होता है कि भाई वोटिंग होगी, समझे साहब। वोटिंग के भी कई तरीक़े के अवसर होते हैं। कुछ पार्टियां हैं, छोटी पार्टीज़ हैं, जिनके पास 2 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, 6 आदमी हैं, वो कभी वोट जीत नहीं सकते हैं, मगर एक प्रिंसिपल पे वो कहते हैं वोटिंग करवाइए। वो अपने लोगों को बताना चाहते हैं, अपनी पार्टी को या अपने सपोर्टर्स को, कि भाई देखिए नंबर नहीं थे मगर हमने एतराज़ किया, हमने वोटिंग करवाई, हमारा पक्ष में सिर्फ 4 वोट पड़े, 6 वोट पड़े। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं और ये हर मेंबर का राइट है।
कि वो किसी प्रस्ताव पे कहे वोटिंग कराए। अगर एक मेंबर भी कहता है तो एक मेंबर भी कहता है वोटिंग। लेकिन इस मामले में तो ये बात नहीं मानी गई। देखिए, अब मैं इस मामले पे नहीं बोलना चाहता हूँ, जी इसको आप छोड़ दीजिए। जी वो उसका हक है, वो सब किताबों में लिखा हुआ है, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। तो सवाल जो असली है वो ये है कि मिजाज क्या है। जी हामिद अंसारी साहब, क्या आपको लगता है कि एक लोकतंत्र में जो संसद है हमारी, वो बेहद अहम, या मैं कहूँ कि सबसे अहम हमारा संस्थान है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, क्या संसद जिम्मेदारी से अपना काम कर रहा है? देखिए, लफ्ज़ जिम्मेदारी के ऊपर बहुत से राय हो सकती है, मगर संसद का जो काम है और जो समय उस पर सर्व करना चाहिए वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है। अगर पहले संसद 100 दिन 110 दिन क्यों चलते थे, समझे, 1952 से शुरू हुआ तो वो 100 दिन कैसे बैठते थे। आप दुनिया में जहाँ जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, चाहे इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, फ्रांस में, जर्मनी में, कहीं हो, साल में कितने दिन वो बैठते हैं? 150 दिन। क्यों बैठते हैं? इसलिए कि जो काम है किसी संसद का वो ये है कि कानून बनाने से पहले कानून को ठोक बजा के देखें। नंबर 1, उसमें समय लगता है। हो सकता है 10 आदमी बोलें, हो सकता है 20 आदमी बोलें, सबकी राय बराबर होती है। या ये कि कानून जो है उसके ऊपर ज़्यादा राय करने की ज़रूरत है, तो उसको आप कमेटी को भेज देते हैं। आपके पास कमेटीज़ हैं, समझो, सेलेक्ट कमेटीज़ हैं, ये है, वहाँ बहुत सी कमेटीज़, पूरा एक नियम बना हुआ है। उसमें हर पक्ष, हर पार्टी का आदमी होता है कमेटीज़ में। तो ये नहीं है कि मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, मेरी बात भी सुनी जाएगी, आपकी बात भी सुनी जाएगी। जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं या सेलेक्ट कमेटीज़ हैं, उसमें उनको पूरा अख्तियार होता है कि वो एक्सपर्ट्स को बुला लें, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला लें, किसी बड़े प्रोफेसर को बुला लें। लेकिन अब तो सेलेक्ट कमेटीज का ऐसा लगता है पूरा कॉन्सेप्ट ही बेमानी सा हो रहा है। तो देखिए ना, आप जरा इसकी इतिहास में जाइए। जी। सेलेक्ट कमेटी कब शुरू हुआ? और उसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता हाँ ना, क्यों शुरू हुआ? ये 1992 या 93 में शुरू हुई, समझे साहब। इसलिए कि उस वक्त सब इस पे सहमत थे कि लेजिस्लेशन को ठोक बजा के देखने के लिए ज़्यादा समय चाहिए और ज़्यादा एक्सपर्टीज़ चाहिए, तो आप स्टैंडिंग कमेटीज़ बना दीजिए जिसमें कि हर पार्टी का हिस्सा होता है। बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी, सबके लोग होते हैं। हामिद साहब जी, अगला सवाल मेरा है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को लेकर, जो लोकतांत्रिक संस्थान हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम में मैंने कहा कि जो लोकतंत्र की सेहत है उसको लेकर, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए फ़िक्र की बात है। चाहे हम पार्लियामेंट का हमने जिक्र कर लिया, अब हम जिक्र कर लेते हैं जुडिशरी का, मीडिया का हम जिक्र करें, ब्यूरोक्रेसी जिसका आप हिस्सा रहे, इन सबको मिलाकर आपको लगता है कि क्या ये हमारी जो संस्थाएँ हैं ये समझौतावादी हो रही हैं, और इससे भारत का जो लोकतंत्र है उस पर कैसा असर पड़ रहा है? आँच आ रही है, होशियार होने की ज़रूरत है। इसलिए कि लोकतंत्र को चलने के लिए और चलाने के लिए एक मिजाज चाहिए, एक माइंडसेट चाहिए। देखिए ना, आपको हॉकी का खेल खेलना है तो उसमें दोनों साइड्स खेलेंगे ना। अगर एक साइड खेलेगी नहीं तो खेल नहीं होगा। तो लोकतंत्र को चलने के लिए जो पहला कदम ये होता है कि देखिए, इलेक्शन में हम जीत सकते हैं, आप जीत सकते हैं, हो सकता है आप जीत जाइए, मुझे उसको मानना हो, चाहे मैं जीत जाता हूँ, आपको उसको मानना चाहिए। मगर ये कहना कि साहब नहीं मैं ही जीतूंगा, तो नहीं काम चलेगा। फिर तो डिक्टेटरशिप हो जाती। नाम आप जो चाहिए दे दीजिए, समझा। आप कुछ देश हैं अब भी दुनिया में जहाँ के 99% वोट मिलते हैं एक पार्टी को, हाँ, तो उससे तो काम नहीं चलेगा। इसमें फिक्र की बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं जाती हैं, ये देश जो है वो आम लोगों का है, पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, और इसीलिए लोकतंत्र में जो है वो वोटिंग का अधिकार है कि आप बदल सकते हैं अपने हिसाब से अगर आपको सरकार पसंद नहीं है। लेकिन जब लोकतांत्रिक संस्थाएं झुकने लगे हैं, जब वो समझौता करने लगे हैं, जब वो
डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएं तो आपको ज़्यादा चिंता होती है बजाय इसके कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक ख़ास तरीके से बिहेव कर रही है या नहीं? आपको लगता है कि जहां ये पहुंच गए हैं हमारे संस्थान, हमारी अदालतें, हमारी मीडिया, हमारी ब्यूरोक्रेसी, अगर सत्ता बदलती है तो क्या ये बदलेंगे या आपको लगता है कि ये गिरावट नहीं थमने वाली है? देखिए, कानून का दामन कभी नहीं छोड़ना है, नंबर एक। संविधान का को कभी नहीं छोड़ना है। उसके बाद और उसके दायरे में आप बातचीत से मामला तय कर लीजिए। किसी एक पार्टी के पास या किसी एक आदमी के पास सारी दुनिया का ज्ञान तो है नहीं। तो ज्ञान होता है, ठीक है, थोड़ा मेरे पास है, थोड़ा आपके पास है, तो उसको साथ मिलके सुलझा सकते हैं। और उसका हमारे यहाँ तो 70 साल से ऊपर हो गए। अब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना लोग कहते थे नहीं चलेगा, हिंदुस्तानी जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, ये नहीं चला सकते हैं। बड़े बड़े लोगों ने कहा, चलाया ना। कैसे चलाया? अच्छे वक्त भी आए, बुरे वक्त भी आए जी। दुनिया में। कभी कहत पड़ा, कभी सैलाब आया। आपको लगता है कि बेहतर होंगे हालात सत्ता हालात बदल के होने साथ? चाहिए बेहतर। देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि अपने देश की पब्लिक जो है, चाहे उसके पास बीएससी एमएससी की डिग्री हो या ना हो, वो समझती सब कुछ है। जनता की समझदारी पे आप जो है विश्वास कर रहे हैं। मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहती हूँ शाहीन बाग के आंदोलन को लेकर। शाहीन बाग की जो महिलाएं हैं उनमें जो ख़ास दादियाँ कही गई, या कुछ लोगों ने कहा नानियाँ भी कहना चाहिए उनको टाइम मैगज़ीन ने दुनिया के 100 जो सबसे प्रभावशाली लोग हैं उनमें गिना है। यानी कि पूरी दुनिया में एक तरह से उसके प्रभाव का और उसका क्या महत्व है इसको माना गया। एक ऐसे वक्त में जबकि हमारे देश की पुलिस ये कहती है कि वो डेली वेजेस पे, यानी पेड, उनको पैसे मिलते थे 500 रुपये रोज़, और वो आती थी प्रोटेस्ट करने के लिए। और ये भी कहा कि औरतों का इस्तेमाल किया गया जेंडर कवर देने के लिए। यानी आप ये देखिए कि औरतों की खुद की एजेंसी पे भी सवाल है कि क्या औरत की अपनी कोई मर्जी हो सकती है या वो नहीं? नागरिक है कि नहीं है? नागरिक है या नहीं है? जी बिल्कुल। आप किस तरह से देखते हैं इस रिकग्निशन को? आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो जो हुआ दिसंबर से मार्च तक इस देश में बहुत आंदोलन हुए, बहुत आंदोलन हुए। अपनी तरह का एक बिल्कुल अनोखा आंदोलन था। किसी को ख्याल नहीं था, जो लोग कर रहे थे उनको भी ख्याल नहीं था कि ये इस तरह चलेगा। तो हमें तो इससे पहले भी एक आंदोलन हुआ था बहुत बड़ा दिल्ली में, समझे, अन्ना हजारे जी आए, तो उन्होंने भी आंदोलन किया था। उस वक्त भी सरकार बौखलाई थी, ये पहली बार नहीं बौखलाए। उस वक्त भी सरकार बौखलाई थी, मगर उसने अपनी बौखलाहट में भी बातचीत का कोई रास्ता निकाल लिया। इस वक्त भी यही होना चाहिए था कि बातचीत का रास्ता निकाल दिया। आखिर देखिए, लोग अब अखबार में जो आजकल खबरें आ रही हैं उसमें वो बात नहीं आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 आदमियों को भेजा था उनसे बात करने के लिए। क्यों भेजा था? रास्ता निकालना चाहते थे ना। अब ये अलग बात है कि रास्ता नहीं निकला, मगर वो कोशिश होनी चाहिए थी, वो कोशिश सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए थी। ठीक है, कानून पास हो गया, बहुत से कानून पास हुए हैं अपने देश में। बहुत कानून अंग्रेज़ों के ज़माने में बड़े बड़े कानून पास हुए हैं, मगर अगर पब्लिक उसको नहीं एक्सेप्ट करती है तो उसमें एक दोबारा देखने की ज़रूरत है कि भाई कहाँ पे है। और वो चीज़ जो होगी वो सिर्फ बातचीत से होगी। मुझे किस शब्द से कठिनाई है? किस शब्द से? कोई शब्द, किसी कानून में कहीं एक शब्द होगा, वकील हो या ना हो, कोई एक शब्द होगा कि साहब इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आया, कि इसको आप गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका कोई दूसरा शब्द तलाश हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि भारत में, देश में इस तरह का एक कानून पास होना चाहिए था जो पूरे तरीके से संविधान विरोधी है, जो खासकर डिस्क्रिमिनेटरी है? देखिए, धर्म के बेसिस पर कानून बनाना ठीक नहीं है, सीधी बात। नागरिक कौन है कौन नहीं है नागरिक, बिल्कुल सही, ठीक। हमने अच्छा, आप किसी को नागरिकता देना चाहते हैं, चाहे वो चिली से आए, चाहे वो फिनलैंड से आए, चाहे वो इंडोनेशिया से आए, ये तो सरकार का हक हमेशा था।
उसमें तो कोई कठिनाई थी नहीं। लेकिन धर्म आधारित नहीं होना धर्म चाहिए। आधारित नहीं होना चाहिए। अब उसमें आप कैसे ये वो करेंगे? अगर कोई नास्तिक है तो नास्तिक का क्या रूल है? और मुझे देखिए, हमारे यहाँ नास्तिक को समझने में बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन मैं अब आना चाहती हूँ इस बात पर कि ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ जिसको कि लोकतंत्र के लिए बेहतरीन माना गया, कि सड़कों पर वो लोग निकले खासकर जो कि लोकतंत्र के हाशिए पर रहते आए हैं। वो महिलाएं निकली जिनको एक मसीहा की ज़रूरत थी, जो बताया गया कि वो खुद अपने ही कस्टम्स, अपने ही परिवारों के पैरों तले रौंदी जा रही हैं, और महिलाओं ने बाकायदा पूरे देश को एक नेतृत्व दिया। लेकिन अब उन्हें ही जिस तरह से सज़ा देने का काम हो रहा है, उनको आतंकवादी बताया जा रहा है, एक दर्जनों की तादाद में लोग जेल में हैं फिलहाल, उनको दंगों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उमर खालिद जैसे लोग भी उसमें शामिल हैं जो एक तरह से यूथ आइकन बन गए थे। इस सब का समाज पर और मुस्लिम समुदाय पर, क्योंकि ये भी समझना ज़रूरी है हामिद साहब कि जब बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने इस आंदोलन को लीड किया तो उनका विश्वास भारत के संविधान में, भारत के लोकतंत्र में और अपना भविष्य भारत में ही उन्होंने देखा, और इसीलिए उन्होंने इस पर जोर दिया कि हम एक नागरिक होने के नाते अपने अधिकारों को एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब जबकि उसकी सज़ा के तौर पर अगर उन्हें जेल में भेजा जाएगा या इस मूवमेंट को क्रश करने की कोशिश है, उनके मन मस्तिष्क पर और जो उनके अधिकार हैं उस पर क्या असर पड़ेगा लोकतंत्र में जो जगह है? जिस चीज़ का आप जिक्र कर रही हैं वो अदालत के सामने, तो उस पर कमेंट करना ठीक नहीं होगा, समझे? अदालत को देखने दीजिए, बुद्धिमान लोग होते हैं, उसको वो देखेंगे कैसे जाता है। मगर समाज के लिए, समाज में डिबेट का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करना चाहिए, समझा? अगर कोई हिंसा का इस्तेमाल करता है तो वो बात अलग है, उसके लिए कानून है। मगर ये कहना कि साहब हो सकता है कि वो हिंसा पे भरोसा लेगा, वो चीज़ गलत है। डिसएग्रीमेंट, डिसेंट हमेशा हमारे समाज में रहा है, अब भी है, उसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, हर 5 साल पे इलेक्शन, 5 साल या उससे कम पे इलेक्शन होता है। जो पार्टी है जिसकी है, एक पार्टी तो नहीं है यहाँ पे, दर्जनों पार्टीज हैं, तो लोग अपना राय का इजहार करेंगे, उसमें मुश्किल क्या है? लेकिन क्या वो दिन गुजर गए जबकि भारत का हर नागरिक बराबरी का अधिकार उसको था? क्योंकि ये मैं कह रही हूँ कि ये लेटर में हो सकता है लेकिन स्पिरिट में नहीं है। संविधान स्पिरिट में तो बराबरी, कानूनन बराबरी एक चीज़ है, प्रैक्टिकल बराबरी अलग चीज़ है। गरीब और अमीर को, आप दोनों को हर चीज़ में बराबर नहीं कर सकते, तो वो प्रैक्टिकल रियलिटी तो है, आज से नहीं है, हमेशा से। लेकिन क्या आपको फिक्र होती है एक पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर, एक भारत के एक नागरिक के तौर पर भी, कि भारतीय संविधान को लगातार कमज़ोर करने की जो कोशिशें पिछले दिनों में हमने देखने को मिली हैं, खासकर पिछले 1 साल में, चाहे वो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटा लेना, विशेष राज्य का दर्जा हटा लेना, या स्टेट का ही दर्जा हटा लेना, वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है, या ये संविधान विरोधी कानून पास करना, आपको लगता है कि धीरे धीरे देश का संविधान कमज़ोर हो रहा है? मैंने सुना है कि आज फारूक अब्दुल्ला साहब कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सुन लीजिए उनको, उनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, देश में उनकी बड़ी इज़्ज़त है, सुन लीजिए वो क्या कहेंगे। आपका क्या मानना है? मैं उनको सुन लूँ पहले। हमें साहब मुझे बताइए कि फ़िलहाल यहाँ से रास्ता अब कहाँ जा रहा है? सचर कमेटी का कहना था कि सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशनल मार्जिनलाइजेशन का जिक्र किया सचर कमेटी ने। उसके बाद सरकार ने 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट बनाए और ये कहा कि मुस्लिम समुदाय जो है वो दलितों से भी बदतर हैं उनके हालात। उस वक्त बात हो रही थी सामाजिक और शैक्षणिक उनके सशक्तिकरण की, लेकिन अब मामला आ गया है बिल्कुल बुनियादी अधिकारों पर, कि जो बुनियादी अधिकार हैं, नागरिकता का अधिकार, बराबरी का अधिकार, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टीज़ दी हुई हैं, कहीं ना कहीं उन पर सवाल है। तो क्या हम वापस तो नहीं चले गए? नहीं, हम वापस नहीं जा रहे हैं, मगर नागरिकता का जो अख्तियार है उसको हमेशा जिंदा रखने के लिए ताली 2 हाथ से बचती है। सचर कमेटी बहुत अच्छी चीज़ थी। सचर कमेटी ने जो काम किया और जिन चीज़ों पे उसने रोशनी डाली, उससे फ़ायदा हुआ। मगर जैसा कि सरकारी स्कीमों में होता है, दिल्ली में सचर रिपोर्ट आई, प्रधानमंत्री जी ने उसको एक्सेप्ट किया, उसके बाद उसमें जो स्कीमें थीं उसके ऊपर प्रोग्राम बने। मगर अपने सिस्टम में, फेडरल सिस्टम है, तो दिल्ली में जो पॉलिसी बनती है
उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं और होता है, कहीं वो केरल में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, बिहार में हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कमी रही, अनइवन रहा, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। मगर एक और चीज़ हुई है, सच्चा रिपोर्ट तो 2006-2007 में आई थी। हमारे समाज में एक नई अवेकनिंग है, और उस अवेकनिंग में समाज का हर हिस्सा है। उसमें दलित भी है, उसमें माइनॉरिटीज़ भी है, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, सब है कि ये चीज़ हम कर सकते हैं। अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जो हंगामा हो रहा है वो यूपीएससी के ऊपर। भाई यूपीएससी का एक सिस्टम है, वो इश्तहार देते हैं, जिसको अप्लाई करना है वो अप्लाई करता है, इम्तहान देता है। इम्तहान में मुझे नहीं मालूम कितने लोग आजकल बैठते हैं, 5-10 लाख बैठते हैं, जिसमें से कि एक 10,000 जो हैं वो रिटन के बाद बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के बाद 600, 800, 1000 सेलेक्ट होते हैं। और जैसा कि बहुत दिन पहले किसी ने कहा था कि इंटरव्यू तक कैंडिडेट का ना नाम पता है, ना धर्म पता है, ना सूरत पता है। मैं ज़रूर आपसे ये जानना चाहती हूँ, हालांकि ये बहुत ही स्तरहीन बात है ये आपके सामने लाना भी, लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस ब्रॉडकास्ट पे पाबंदी भी लगाई, ये पूरा जो एक तरह से कैंपेन चलाया गया, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि ख़ास समुदाय के लोग बाकायदा नौकरशाही जिहाद कर रहे हैं? हमला किस पे है? यूपीएससी पे है। वो छोड़ दीजिए जो बेचारे जो लोग कर रहे हैं, लड़के लड़कियां हैं। अरे आप यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, इतने सालों में किसी ने यूपीएससी पे उंगली नहीं उठाई है, चाहे वो आईएएस अफसर हो, फॉरेन सर्विस का अफसर हो, या किसी इंजीनियरिंग ब्रांच का हो, या किसी उसका प्रोफेसर हो। तो यूपीएससी को आप ऐसे कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? आपको लगता है कि पारदर्शी है यूपीएससी का? क्या उसमें कोई घुसपैठ हो सकती है क्या यूपीएससी के पूरे सिस्टम में? देखिए यूपीएससी क्या है, 8-10 मेंबर्स होते हैं उसके, हर वक्त के लोग होते हैं, सब बैठे रहते हैं, तो उसमें गुंजाइश नहीं है गड़बड़ सड़बड़ करने की। उसमें कभी किसी ने नहीं कहा है कि गड़बड़ सड़बड़ होती है। नहीं, उन्होंने कहा कि ये आरोप ये था कि उर्दू के जरिए पहुंच जाते हैं लोग आगे, फलां भाषा के जरिए आगे पहुंच जाते हैं। वो जानते नहीं हैं कैसे इम्तहान होता है। अगर उन्होंने देखा होता कि इम्तहान कैसे होता है, एक भाषा तो नहीं होती है वहाँ पे, बहुत सी भाषाएं होती हैं, और फॉरेन लैंग्वेजेस भी होती हैं। तो आप अगर चीनी जानते हैं तो चीनी ले लीजिए, फिजिक्स जानते हैं फिजिक्स ले लीजिए। चॉइस बहुत वाइड होता है ताकि किसी को अलग ना किया जा सके। जी नहीं, हमें साहब, चूँकि आप एक ब्यूरोक्रेट भी रहे और ज़ाहिर यूपीएससी के ज़रिए ही इम्तिहान देके आप एक सिविल सर्वेंट बने, क्या आपको लगता है कि इस तरह के कैंपेन से, सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी ठीक है उस ब्रॉडकास्ट पे, लेकिन क्या आम जो जनमानस है उसके मन में क्या इसको लेके शंका नहीं पैदा होगी कि एक ख़ास धर्म का जो है ऑफिसर, हम उसकी बात नहीं मानेंगे? अगर वो कहीं ज़िला अधिकारी होता है, कहीं वो पुलिस अधिकारी होता है, किसी मंत्रालय में वो सेक्रेटरी होता है, क्या आपको नहीं लगता कि इससे जो एक राजनीतिक उद्देश्य था कम से कम वो तो पूरा हो रहा है? देखिए ये सब ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं, इससे कुछ नहीं होता। जो सिस्टम है वो आज से नहीं है। हमारा जो सिविल सर्विस का सिस्टम है अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है, हमने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है। चाहे वो आईसीएस हो, आईएएस हो, कस्टम सर्विस हो, पोस्टल सर्विस हो, फॉरेन सर्विस हो, पुलिस सर्विस हो, नियम एक ही है और किसी ने इस पे उंगली नहीं उठाई है। तो ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, टीवी चैनल को चलाने के लिए, वो तो अलग बात है जी। मैं चैनल पे कमेंट नहीं करूँगा। उनका ये उनकी ये एक आदत है, वो करते रहते हैं इस किस्म की चीज़। कभी पहले भी किया था बहुत सी ऐसी चीज़ें, तो उससे कुछ नहीं होता। जी हाँ, आखिरी 2 सवाल मेरे आपसे होंगे और आप ही के भाषणों पे बेस्ड हैं जो मैंने देखे। उसमें से एक जो सवाल है वो ये कि आज की तारीख में 2020 में अगर ख़ासकर मुस्लिम समुदाय की परेशानियां देखें तो क्या समस्याएं हैं? कौन सी ऐसी परेशानियां आपको लगता है कि जो राज्य के ज़रिए जिनको एड्रेस किया जा सकता है और ख़ुद जो समुदाय को खुद करनी है, उनके बीच आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखिए 3-4 चीज़ें हैं। एक फिज़िकल
सिक्योरिटी की बात है, वो राज्य का रोल जो है वो उससे कोई भाग नहीं सकता। कोई हुकूमत हो, इस पार्टी की हो उस पार्टी की हो, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर की रखेगी। मगर मैं जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ और मैंने अपने भाषणों में ये कहा भी था, सेल्फ एम्पावरमेंट, खुद कैपेसिटी पैदा करना। ये नहीं, भरोसा नहीं करना कि साहब कोई भीख दे दे तो मैं ठीक हूँ। नहीं, आप खुद ही कीजिए, अपनी कैपेसिटी डेवलप कीजिए। कोई आपको टीवी ज्वाइन करना है तो आप कैसे लेती हैं? आप टेक्नीशियन को कैसे लेते हैं? एंकर को कैसे लेती हैं? कॉम्पिटेंस पे लेते हैं ना। तो एम्पावरमेंट होना चाहिए। मैं सुनता हूँ कि बहुत नौजवान लड़के लड़कियाँ अब ओपन फील्ड में आ रहे हैं। अरे ये जो यूपीएससी की बात हो रही है जी, उसमें 25 या 50 कितने आ गए? बिल्कुल जी, 5% लोग आ गए इस बार। भाई 5% तो आ गए तो कौन सी बड़ी 50 बात से कम रहे फिर भी। है? नहीं, 50 से या 15 से कम की बात नहीं है। कुछ साल पहले कश्मीर का एक लड़का था, वो नंबर 1 आया लिस्ट में। तो कैसे आया? उसने कुछ किया होगा, तभी तो उसमें कोई काबिलियत रही होगी तो किया होगा। तो इन चीज़ों पे ज़बरदस्ती सवाल उठाना जो है, ये इनका जो अपने इग्नोरेंस है उसको प्रमोट करना है। भाई इतना बड़ा देश है, यहाँ पे जो सिस्टम है वो चल रहा है, चलने दीजिए। उसमें अगर कोई खराबी है उसको आप उठाइए। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि सेल्फ एम्पावरमेंट पे आप ज्यादा सेल्फ एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस पे ज्यादा जोर देंगे। देखिए एक और चीज़ है, हम दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, अपने देश में भी हैं, देश के बाहर भी हैं, उनकी अपनी रिसोर्सेज जो हैं उसका कितना इस्तेमाल हो रहा है। मुझे जो शिकायत अपनी कम्युनिटी से, मुसलमानों से ये है, वो अब कम है, पहले ज़्यादा थी, कि जो आपके अपनी रिसोर्सेज हैं, औकाफ हैं, समझे सब, सेल्फ हेल्प है, वो उस तरह से नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे होना चाहिए। आप हमारे सिख भाइयों को देख लीजिए, वो अपने प्रोग्राम को कैसे चलाते हैं, समझा? लंगर कैसे चलता है, कोई चला जाए, कोई ये तो नहीं पूछता है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए, आ गए टाइम पे बैठ जाइए, दाल रोटी खा लीजिए। जी, तो सेल्फ हेल्प की बहुत ज़रूरत है और वो चीज़ हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। देखिए एक बहुत बड़ी सामाजिक कमज़ोरी जो थी वो लड़कियों के साथ जो सलूक किया जाता था, उनको पढ़ाते नहीं थे, या पढ़ाते थे तो बहुत जल्दी 5वीं क्लास पास ली, 6ठी क्लास पास ली, बहुत हो गया, 12 साल की उम्र में शादी कर दी, 14 साल की उम्र में शादी कर दी। भाई वो आपका सोसाइटी का आधा हिस्सा है, उनमें जो टैलेंट है उसको आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? हमारे यहाँ जो आंकड़े हैं उसको देखिए, जनरली महिलाएं कम हैं प्रोफेशंस में, मगर मुसलमान महिलाएं सबसे ज़्यादा कम हैं, शायद 25% या 27%, कुछ है ऐसा। तो इन सब चीज़ों को समाज, अपना समाज, हर अलग समाज, चाहे क्रिश्चियन समाज हो या मुस्लिम समाज हो, खुद कर सकता है। हर चीज़ के लिए सरकार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एक मेंटालिटी बन गई थी कि सरकार से मांग लो, लेकिन उसको आप भी क्यों कह रहे हैं? वो भी तो एक अधिकार है, एक भारतीय नहीं, नागरिक का। अधिकार कानून के अंदर अधिकार ठीक है, कानून के बाहर अधिकार ठीक नहीं। अगर मैं ये कॉम्पिटेंस रखता हूँ कि मैं इस काम को आप ड्राइवर को की तलाश है जी, तो ड्राइवर को गाड़ी चलाना आना चाहिए ना। आप ऐसे तो नहीं देंगे सिर्फ इसलिए कि आपको उसकी सूरत पसंद है या वो यहाँ का रहने वाला है, वहाँ का रहने वाला है, वो आपको मार देगा किसी दिन। तो कॉम्पिटेंस पहली चीज़ है, कॉम्पिटेंस डेवलप कीजिए, सिस्टम का फ़ायदा उठाइए और जो आपका हक है वो मांगिए। ये सब चीज़ें अलग अलग नहीं होती हैं, जी, ये साथ होती है, मगर कॉम्पिटेंस को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद अंसारी साहब। चलिए, द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।